अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीएनए के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े, चाहे आप सीएनए के स्टूडेंट हो, बीएसएन के स्टूडेंट हो, आपके पास आपका पीएनसी की तरफ से दिया गया करिकुलम या यूएचएस की तरफ से दिया गया करिकुलम ज़रूर होना चाहिए। और ये जितनी भी सारी की सारे ये नोट्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू करिकुलम बनाए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिस तरीके से आपको इलामा इकबाल का ऐसे, कायद आज़म का ऐसे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की, आपको वो पता है, उसी तरीके से आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पता होना चाहिए। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनको लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है, क्योंकि जंग के दौरान इन्होंने लैम्प लेकर जाती थी रात को, और वहाँ जाके ये फ़ौजियों की वहाँ मदद करती थी। इसलिए इनकी ये सारी खिदमात की वजह से इनको लेडी विद लैम्प का टाइटल दिया गया। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये इटली में पैदा हुई, ठीक है। इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई। कब पैदा हुई? 12 मई 1820 को। अच्छा, 12 मई इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ पर ही नर्सिस डे मनाया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नर्सिस डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। क्यों मनाया जाता है 12 मई को ही? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन नर्सिंग के फाउंडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए उस दिन नर्सिस डे मनाया जाता है। उसके बाद ये ब्रिटिश थी, और ये ब्रिटिश जो लोग थे उनमें बड़े अमीर घराने में इनकी पैदाइश हुई। और जब ये पैदा हुई तो उस टाइम पे जो था, मतलब नर्सिस का जो काम था या नर्सिंग के जो फील्ड में लोग थे, वो गरीबों के घर के लोग होते थे। अमीर घराने की जो लड़कियां होती थी वो नर्सिंग की फील्ड में नहीं होती थी। तो इनकी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन जो थी शो की, बहुत ज़्यादा मुखालफत की इनकी इस चॉइस पे कि ये नर्सिंग की फील्ड में आना चाहती हैं। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस बात पे डटी रही, और इन्होंने कहा कि मुझे तो खुदा ने चुना है कि मैं जाऊं और इंसानियत की खिदमत करूं। और इतनी इनकी मुखालफत के बावजूद इन्होंने नर्सिंग की फील्ड में जो है उनको उसको कंटिन्यू किया, उसको स्टार्ट किया। और ये पहली ट्रेंड नर्स हैं। इन्होंने 3 मंथ्स की ट्रेनिंग की थी और जाकर उधर कैसरवर्थ। उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट जगह से ट्रेनिंग की, और ये ट्रेंड नर्स पहली हैं। उसके बाद जंग थी, क्रीमियन वॉर। उस जंग में फौजी हजरात जो थे, जो फौज के जवान थे, उनकी शरह मौत, उनकी जो डेथ रेशियो थी वो थी 42%। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जाकर वहाँ इतनी सारी चेंजिंग करवाई। उन्होंने कहा जी जो ज़ख्मी लोग हैं इनके ज़ख्मों को साफ़ किया जाए, हवा का निज़ाम किया जाए, अच्छा फूड इनको दिया जाए। जंग के दौरान इन्होंने इतनी खिदमात अंजाम की, जहाँ 42% लोग मर रहे थे, इनकी खिदमात की वजह से वहाँ पे शर्राए मौत, वहाँ पे जो डेथ रेशियो थी वो 3% पे आ गई। ये उनकी इतनी इम्पॉर्टेंट खिदमात थी, और इनको इस चीज़ पर बाद में अवार्ड भी दिया गया। ये ज़ख्मी फ़ौजियों की जाकर वहाँ हेल्प करती थी, उनकी जाकर केयर करती थी। उसके बाद जब ये हॉस्पिटल में गई क्रीमियन वॉर में, तो इन्होंने देखा कि हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन थी। ना कोई वहाँ पे जो था वेस्ट का कोई डिस्पोजिंग सिस्टम था, लोग वैसे ही पड़े हैं, गंदा पानी है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी चेंजिंग वहाँ जाके की। इन्होंने इतनी सारी चेंजिंग की, और इनकी चेंजिंग की वजह से इन्होंने इन्वायरमेंट को ही सिर्फ मॉडिफाई किया, और इन्होंने इन्वायरमेंट पे एक पूरी थ्योरी दी है। और ये पहली नर्स थी जिन्होंने एक थ्योरी दी, और इनकी थ्योरी पर भी मैंने लेक्चर बनाया, वो मेरे YouTube चैनल पे है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने कहा था कि जिनको हमें इन्वायरमेंट में मॉडिफाई करना चाहिए, उसका जिक्र आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। उसके बाद इन्होंने एजुकेट किया फीमेल्स को, और उनको इन्फॉर्म किया हेल्थ के तरीक़ों के बारे में कि आप कैसे जाकर पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इनके बारे में ना एक बड़ी बात है कि जब ये वहाँ गई जंग में, तो इन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ खिदमात अंजाम दी, इन्होंने इतना ज़ख्मियों का ख्याल रखा। और क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था वो इतना साफ़ सुथरा नहीं था, ये उस जंग के बाद खुद इतनी ज़्यादा बीमार रही थी, और इनकी खुद की हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी उस इन्वायरमेंट की वजह से। लेकिन
इन्होंने अदर जो फ़ौजी हज़रात थे उनकी वाइफ़ को भी कहा कि आप भी अपना रोल प्ले करें। हर एक को डिफरेंट रोल असाइन करती थी कि हम सब मिलकर इस जंग में इन लोगों की हेल्प करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इन 1860 नाइटिंगेल ने पहला ट्रेनिंग स्कूल खोला नर्सिस के लिए। जब ये जंग में इनकी सारी खिदमात थी और जंग ख़त्म हो गई, जब ये वापस गई ना इंग्लैंड, क्योंकि ये जंग जहाँ थी उसके बाद जब ये इंग्लैंड गई तो इंग्लैंड की अवाम ने इन्हें 4500 पाउंड उस टाइम पे दिए और इन्होंने वो सारे पैसे लिए और इन्होंने पहला ट्रेनिंग स्कूल खोला नर्सिस के लिए। उसके बाद ब्रिटिश सोल्जर्स ने इनको अवार्ड भी दिया। 1906 में 1907 में ब्रिटिश अवाम ने, ब्रिटिश सोल्जर्स ने इनको एक अवार्ड दिया क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स की हेल्प की थी ड्यूरिंग वॉर। उसके बाद ये पहली नर्स थी जिन्होंने रिसर्च का काम किया, ये पहली ट्रेंड नर्स थी, इन्होंने पहला नर्सिंग स्कूल खोला, पहली नर्सिंग थ्योरी दी। उसके बाद इनकी डेथ कब हुई है? इनकी डेथ हुई है 1910 में, 90 साल की उम्र में ये वफ़ात पा गई। तो ये सारी बातें इनकी लाइफ का एक एक एस्पेक्ट के, ये अमीर घराने से तल्लक रखती थी, इनकी फैमिली बहुत मुखालफत पे थी कि इन्होंने नर्सिंग में नहीं जाना, लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद आई। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीएनए के सिलेबस का, आपके कंटेंट का, और वैसे भी नर्सिस डे कब मनाया जाता है, नर्सिंग की फाउंडर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, हॉस्पिटल के क्या फंक्शंस हैं। देखिए, वुमेन हॉस्पिटल्स जिसमें गाइनिंग से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो फीमेल्स जाती हैं, ये स्पेशली होते ही फीमेल रिलेटेड हॉस्पिटल है। और उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो आपने सुना होगा, इधर मतलब बहुत सारे जगह पे नाम ये बहुत कॉमन है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसमें स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस का इलाज किया जाता है, बच्चों का इलाज किया जाता है। उसके बाद ये पहले हमने स्पेसिफिकेशन किस चीज़ पे पढ़ी है, जेंडर की बेस पे, कि फीमेल का हॉस्पिटल एक अलग है और एक हमारे पास क्या है, बच्चों का हॉस्पिटल। उसके बाद यहाँ पे है कार्डिक हॉस्पिटल। कार्डिक हॉस्पिटल में ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कार्डिक पेशेंट एडमिट होंगे, कार्डिक पेशेंट का इलाज किया जा रहा होगा। ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल, ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट जाते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल इसका मुंह बोलती एक मिसाल है। और उसके बाद हमारे पास है साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, इसमें वो लोग जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, इस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं वो जाते हैं। उसके बाद है ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर में जिन लोगों को सीवियर इंजरीज होती हैं, लाइक किसी को गोली लग गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई किसी ट्रक वगैरह के नीचे आ गया, वो लोग जाते हैं ट्रॉमा सेंटर्स में। ऑर्थोपेडिक सेंटर में कौन लोग जाते हैं, जिनकी हड्डी जोड़ का मसला हो, कोई लेग फ्रैक्चर हो गई है। उसके बाद जी ऑर्थोपेडिक में जिनको बोन्स से रिलेटेड डिजीज़ हों वो जाते हैं ऑर्थोपेडिक सेंटर में। एक्यूट केयर हॉस्पिटल, जिनको मतलब इलनेस है, इंजरी है, लेकिन एक्यूट फेज, अब एक्यूट फेज में यहाँ क्या मुराद है, जिनको फ़ौरन अचानक कोई चीज़ हो जाए वो जाते हैं एक्यूट केयर हॉस्पिटल में। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसको एमआई कार्डिक अटैक या कार्डिक वो जा रहा है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, वो पेशेंट किस में जाएंगे, एक्यूट केयर में, क्योंकि ये एक्यूट फेज की इलनेस को ट्रीट करते हैं। एडिक्शन या सब्सटेंस अब्यूज़, ये लोग जो नशों पे लग जाते हैं उन लोगों का इलाज करने के लिए एक स्पेसिफिक सेंटर होते हैं, दैट इज़ एडिक्शन एंड अब्यूज़ ट्रीटमेंट सेंटर। जनरल हॉस्पिटल हैं, रूरल हॉस्पिटल है। रूरल हॉस्पिटल कौन से होते हैं, जो देहातों की साइड पे होते हैं। अर्बन हॉस्पिटल, ये जो शहरों में हॉस्पिटल होते हैं। लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल एंड रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल। सो ये हॉस्पिटल की सारी टाइप्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी ईजी। उसके बाद है हॉस्पिटल का फंक्शन क्या है, हॉस्पिटल का काम क्या है। हॉस्पिटल का ये काम है कि हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन को विद द कंप्लीट हेल्थ केयर। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से आपने मतलब आप किसी एक डिजीज़ के साथ गए हो ना, लेकिन हॉस्पिटल में 10 से 12 डॉक्टर्स होंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो वहीं पर ही डील हो जाएगा। आपको कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल में। उसके बाद हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है।
आप देखिएगा, आप सीएनए के जितने स्टूडेंट्स हैं, 3 दिन अगर आप जा रहे हैं ना, कॉलेज जा रहे हैं, तो 3 दिन आप हॉस्पिटल जा रहे हैं जहाँ पे आप जाके सीख रहे हैं। सो हॉस्पिटल इज़ लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर यू। जितने भी बीएसएन करके बच्चे जाते हैं, जब वो इंटर्नशिप में जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, हॉस्पिटल इज़ लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर। ठीक हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल एक वाइटल पार्ट है फॉर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से, क्योंकि हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी मिकदार में लोगों को वेलबींग की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट है हॉस्पिटल, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी। उसके बाद हॉस्पिटल में क्या होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उनके रिजल्ट्स को भी एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको क्या है, आपको आपकी लेफ्ट आर्म में पेन हो रही है, तो वहाँ पे जाकर क्या होगा, आपकी ईसीजी की जाएगी, मतलब एक टेस्ट किया गया है और आपकी ईसीजी को एनालाइज किया गया है। उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं कि आपको कौन सा इशू है, हार्ट से रिलेटेड कौन सा इशू है। हॉस्पिटल एजुकेट करता है पेशेंट को और पब्लिक को हेल्थ कंडीशन के बारे में, कि पेशेंट को उसकी हेल्थ के बारे में एजुकेट करने में हॉस्पिटल का बहुत रोल है। उसके बाद हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है एडवाइस पेशेंट को, उसके फैमिली मेम्बर्स को। देखें, पेशेंट को कैसे मतलब एडवाइस प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आ गया है, हम उसको एडवाइस करेंगे कि आपने क्या खाना है, आपने अपनी मतलब शुगर किस तरीके से घर में चेक करनी है। सो इस तरीके से हॉस्पिटल इज़ प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स को कहा जाएगा जिस तरीके से अगर कोई ऐसा पेशेंट है फॉर एग्जांपल जिसको हाइपरटेंशन है, जिसका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हॉस्पिटल में जब वो हमारे पास आता है तो हम उस पेशेंट को भी एजुकेट करते हैं, हम उसकी फैमिली को एजुकेट करेंगे कि इसके खाने में नमक बहुत कम होना चाहिए, इसको आपने फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा देने हैं, इसको आपने जो है ज़्यादा घी वाली चीज़ें नहीं देनी। सो हॉस्पिटल प्रोवाइड एडवाइस टू पेशेंट एंड आल्सो टू फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ कि हॉस्पिटल में जो टीम होती है, हेल्थ केयर टीम, उसके कौन कौन से मेंबर होते हैं। हॉस्पिटल की जो हेल्थ केयर टीम है उसमें डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन असिस्टेंट हैं, ये वो लोग हैं जो फिजिशियन को असिस्ट करवा रहे होते हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं, फार्मासिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियन। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर होना चाहिए। टेक्नीशियंस वो लोग होते हैं जो मैट्रिक के बाद जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है। टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जिन्होंने डिग्री की होती है। ठीक हो गया। उसके बाद थेरेपिस्ट, इसमें फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकते हैं या फिर अदर थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी होते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडर, स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइडर, पेशेंट एडवोकेट और पेशेंट केयर टेक्नीशियंस, ये सारे लोग होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इनमें जो याद आपको भी रहेंगे, जो थोड़े ज़्यादा इजी हैं, दैट इज़ डॉक्टर्स, नर्सिस, रजिस्टर्ड नर्सिस, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, थेरेपिस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं और ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद ये है कि ये जो सारी टीम है, इस टीम का क्या रोल है। अब इस टीम का रोल हम देखते हैं कि इस टीम का ये रोल है कि इसने हेल्प करनी है, हेल्प द पेशेंट टू टेक केयर ऑफ़ देयर हेल्थ। उसके साथ उन्होंने डिस्कस करना है टॉपिक, जिस तरीके से न्यूट्रिशन या हाइजीन। अब कोई पेशेंट है, ठीक है, वो आपके पास आ गया, आप उससे बताओगे कि उसने हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है, उसके बाद न्यूट्रिशन उसने किस तरीके से लेनी है, लाइक जनरल टॉपिक्स को के बारे में हॉस्पिटल की जो हेल्थ केयर टीम है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे वो अदर जो है एलपीएंस हैं या फिर सीएनएस हैं, इनका काम क्या है, लोगों को बताना उनकी हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हाइजीन के बारे में। उसके बाद डॉक्टर्स का क्या काम आता है कि वो किसी भी इलनेस को सबसे पहले तो डायग्नोस करेंगे, पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाएगा, फिर कोई भी अगर बीमारी है उसका इलाज किया जाएगा। ये हेल्थ केयर टीम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो सर्जरीज करते हैं जिनको हम सर्जन कहते हैं, और वो उस पार्ट को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे और फिर उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद नर्सिस का क्या रोल है, नर्सिस का रोल है इन हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस
एंड केयर ऑफ इल एंड सिक, चाहे कोई बंदा बीमार है, किसी भी कंडीशन में है, उसकी केयर प्रोवाइड करना, दिस इज़ द रोल ऑफ नर्स। सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर CNA का, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।